नमस्कार सभी को, सभी साथियों को। नमस्कार सभी को, हिंदी ज्ञानधारा चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। प्यारे साथियों, मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से हिंदी ज्ञानधारा चैनल पर आपके अपने परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी ज्ञानधारा में प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब? स्वस्थ रहना, मस्त रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। और जो मुस्कुराता है, जिसकी हंसी जिंदा है, मस्ती जिंदा है, कश्ती जिंदा है, और मस्ती जिंदा है, और हस्ती जिंदा है। जो जो कहना चाहते वो सब चीज जिंदा है। तो हिंदी ज्ञान धारा चैनल आपके लिए समर्पित है। हिंदी साहित्य, व्याकरण और काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए। साथियों, आप पढ़ रहे हैं आज हिंदी ज्ञान धारा पर। कॉलेज लेक्चरर के लिए तो अपन पढ़ते ही हैं। नेट, सेट, आरपीएससी की ग्रेड फर्स्ट सेकंड, टीजीटी, पीजीटी, यूपी, एमपी की जो परीक्षाएं चल रही है वर्तमान में। हरियाणा में नई भर्ती आ गई है, बिहार में परीक्षाएं चल रही है, झारखंड में भर्तियां चल रही है, उत्तराखंड में चल रही है। एक स्टूडेंट ने तो कल लिख ही दिया कि सर हमारा तो उत्तराखंड का नाम ही नहीं लेते, हम भी तो पढ़ते हैं। बिल्कुल सही है। तो सभी राज्यों के, आप सभी के सभी राज्यों के सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन है हिंदी ज्ञान धारा अपने आपके अपने परिवार में। साथियों, कम समय में हम कर रहे हैं अच्छी तैयारी, आप सभी को पता है। आज आपका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें आपको आनंद तो आएगा ही, लेकिन सवाल भी आएगा यहाँ से। ये बात आपको पक्की ध्यान से सुन लेनी है। कई कई क्या है, आके बीच बीच में गोल मोल होते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे, आनंद के साथ में यहाँ से सवाल आएगा ही, ये फिक्स है। तो आज की जो आलोचना विधा की अपन आज बात करेंगे, हिंदी आलोचनाएं और आलोचना विधा पर अपन चर्चा करने वाले हैं। और आपको ध्यान रखना है, ये आज अपन इसका लाए हैं भाग फर्स्ट है। ये पहले भाग पर अपन कितनी चर्चा कर सकते हैं इसमें, इस पर अपन चर्चा करेंगे साथियों। बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है आलोचना कहते किसको हैं। सबसे पहली बात यहां से अपन चलेंगे, बात करेंगे आलोचना। यानी आलोचना का मतलब ये नहीं है कि किसी बुराई करना, बुराई का मतलब समीक्षा करना है। हिंदी समीक्षा को हम आलोचना कहते हैं। समीक्षा की गई एक दूसरे कवियों ने कि भाई ये किताब अच्छी है या ये किताब अच्छी है, या कौन सा कवि अच्छा है, कौन सा कवि बुरा है, इससे अच्छा ये है। वैसे बुराई तो किसी में है ही नहीं, जब कवि है तो बुरा कैसे हो सकता है। तो श्रेष्ठ तो हो ही सकता है, कमजोर हो सकता है। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, जो समीक्षा की गई हिंदी में उसे कहा आलोचना। अब बात आती है कि आलोचना के रूप कितने हैं। तो आलोचना के रूप है आपके तीन। कितने रूप है आपके आलोचना के? तीन रूपों में आपको आलोचना को समझना है। तीन प्रकार है, तीन प्रकार में आपकी एक तो होती है सैद्धांतिक आलोचना, सिद्धांतों के रूप में जिसको रचना को लिखा है। एक टीका या भाष्य। टीका का मतलब है जिसका अनुवाद किया गया हो। और इतिहास ग्रंथों में लिखे गए कवि परिचय, यानी कवि इतिहास ग्रंथों में कवियों का परिचय जो लिखा, तो वो आपकी आलोचना में गिनती होती है। यानी तीन तरीके से हम आलोचना को समझ सकते हैं। ऐसा कोई बाई चांस ही आपको सवाल पूछता है कि ये किस प्रकार की आलोचना है, तो जो चीज आपको पूछने योग्य है उनको मैंने सबको आपको क्लियर किया है। तो आलोचना का मतलब हिंदी में समीक्षा की गई, उसी को आलोचना कहा। आलोचना के तीन प्रकार, सैद्धांतिक आलोचना, टीका या भाष्य या इतिहास ग्रंथों में जो कवि परिचय लिखे गए उसको अपन ने कहा आलोचना। अब साथियों, यहां से अपन चलेंगे सबसे पहले शानदार तरीके से। देखो, ये भारतेंदु ने एक नाटक लिखा 1883 में, और यहीं से कहते हैं कि इनकी ये सैद्धांतिक आलोचना थी, सिद्धांतों पर आधारित। सैद्धांतिक, ये थी सैद्धांतिक आलोचना। कौन सी? आपकी नाटक। नाटक नामक ये रचना लिखी किन्होंने? भारतेंदु ने। कब लिखी? 1883 में। बहुत ज्यादा वेरी मोस्ट है, दो तीन चार बार ये सवाल पूछ लिया गया है, ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो भारतेंदु ने जो रचना लिखी नाटक नाम से, नाटक नाम से एक रचना लिखी, और नाटक ये आलोचना विधा की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट, 1883 में। इस पर इन्होंने सैद्धांतिक आलोचना की, और कहते हैं कि सैद्धांतिक आलोचना का जो प्रारंभ है वो भारतेंदु की नाटक नामक रचना से शुरू होता है। मैं जो शब्द बोल रहा हूं ना, एक एक शब्द को नोट कर लेना कि भारतेंदु की रचना नाटक कब? 1883 में। यहीं से सैद्धांतिक आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। ये बात क्लियर ध्यान रख लेना। तो भारतेंदु की आलोचना का नाम क्या है? नाटक है। इसी प्रकार से जगन्नाथ दास रत्नाकर है, इन्होंने छंद प्रभाकर नाम से एक रचना लिखी, और इन्होंने सैद्धांतिक आलोचना का प्रारंभ किया। सबसे पहले सैद्धांतिक आलोचना
कौन सी रचना में? नाटक 1883। इसका समय भी याद रखेंगे, सैद्धांतिक आलोचना। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, जो किस नाम से है? छंद प्रभाकर नाम से है। अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगली जो दूसरी रचना है मुरारी दीन कविराज, और मुरारी दीन कविराज ने एक रचना लिखी है जसवंत जसोभूषण, है ना। अब ऐसी एक रचना और मिलेगी आपको, जसवंत जसोभूषण, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना मुरारी दीन की ये जो रचना है ये है आपकी आलोचना कृति। ठीक है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की छंद प्रभाकर, मुरारी दीन कविराज की जसवंत जसोभूषण, प्रताप नारायण, और वो प्रताप नारायण वो नहीं है, प्रताप नारायण सिंह है ये, और इन्होंने जो रचना लिखी है वो रस कुसुमाकर। चारों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। सबसे ज्यादा जो जहर वेरी मोस्ट है वो है नाटक। भारतेंदु की रचना नाटक, रत्नाकर की छंद प्रभाकर, और मुरारी दीन कविराज की रचना जसवंत जसोभूषण, प्रताप नारायण सिंह की रचना रस कुसुमाकर। क्लियर है। अब देखो मैंने यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सा आपके लिए नोट लिखा। अब नोट क्या है, ये नोट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना। लल्लू लाल ये गद्य लेखककार है, आपको पता हो तो जब गद्य को मैं पढ़ाऊंगा आपको तो गद्य लेखककार है। इन्होंने एक रचना लिखी लाल चंद्रिका, और लाल चंद्रिका है ये इनकी क्या है? टीका, यानी टीका विधा की रचना है, यानी इन्होंने अनुवाद किया है लल्लू लाल चंद्रिका, और इसका संशोधित रूप है वो ग्रियर्सन ने प्रकाशित कराया 1896 में। ये ध्यान रखेंगे। तो लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका, लल्लू लाल की रचना कौन सी है? लाल चंद्रिका, और इस पर टीका किसने करवाई है? इस पर टीका लिखी गई, उसका संशोधित रूप किसने लिखा है, किसने करवाया है इसको प्रकाशित? ग्रियर्सन ने। तो लल्लू लाल की रचना आपको ध्यान रखनी है, कौन सी? लाल चंद्रिका, बस इतना ध्यान रखें आप। तो लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, लैसे लल्लू लाल है, लैसे लाल चंद्रिका है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर की छंद प्रभाकर है, मुरारी दीन की जसंत जसोभूषण है, और प्रताप नारायण सिंह की कौन सी है? रस कुसुमाकर। क्लियर, समझ में आ गई। यहां से आपको याद रखना है बड़े शानदार तरीके से। अगला देखिए, वेरी मोस्ट एकदम, ये है प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, इन्होंने लाला श्रीनिवास दास, इसका नाम आपने काफी सुना है, बहुत अच्छे तरीके से सुना है, लाला श्रीनिवास दास। इन्होंने एक रचना लिखी संयोगिता स्वयंवर, एक तरीके से नाटक विधा की रचना थी ये, लेकिन इसमें आपकी देखेंगे क्या करेंगे, संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा की। किसने की? ये प्रेमघन ने की है। रचना किसकी है? संयोगिता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास की। प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास की रचना कौन सी? संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा की है। और ये समीक्षा कहाँ की? आनंद कादंबनी में। सवाल पूछा जाएगा बहुत ज्यादा। आनंद कादंबनी ये पत्रिका है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। बात क्लियर हो गई। तो प्रेमघन ने जो समीक्षा की है वो किसकी समीक्षा की है? लाला श्रीनिवास दास की रचना संयोगिता स्वयंवर की। कहां पर की है? आनंद कादंबनी पत्रिका निकलती थी, उसमें इसकी आलोचना की है, संयोगिता स्वयंवर की। ये संयोगिता स्वयंवर नाटक किसका है? लाला श्रीनिवास दास। क्लियर है? ओके। दूसरा देखो, आपको सवाल पूछ लेगा ऐसे ही कि लाला श्रीनिवास दास की रचना संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा किसने की? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। कहां पर की? आनंद कादंबनी में। क्लियर। दूसरा देखो, दूसरा नोट देखो, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा वाला। ये देखो बाल कृष्ण भट्ट की मैं बात करूं आपसे। बाल कृष्ण भट्ट, देखो बाल कृष्ण भट्ट की एक पत्रिका, आपको नाम पता खूब, हिंदी प्रदीप। कौन सी है? हिंदी प्रदीप। मैंने पत्रिकाएं आपको काफी पढ़ाई है अच्छे तरीके से। तो बाल कृष्ण भट्ट की पत्रिका कौन सी? हिंदी प्रदीप। प्रेमघन की पत्रिका कौन सी? आनंद कादंबनी। आनंद कादंबनी में किसकी समीक्षा की है इन्होंने? लाला श्रीनिवास दास की रचना संयोगिता स्वयंवर की। क्लियर। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका कौन सी है? हिंदी प्रदीप। और इसमें सच्ची समालोचना नाम से इन्होंने किसकी समालोचना नाम से समीक्षा की है? तो देखो हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना शीर्षक से संयोगिता स्वयंवर की। ध्यान रख लेंगे, गलती नहीं कर देंगे। संयोगिता स्वयंवर की तो आलोचना की है प्रेमघन ने आनंद कादंबनी में,
और संयोगता स्वयंवर की आलोचना की है किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। किसमें? हिंदी प्रदीप में। किस नाम से? सच्ची समालोचना नाम से। आपसे पूछेगा सच्ची समालोचना रचना किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। ये कहाँ पर आती थी? हिंदी प्रदीप पत्रिका में। और इसमें सच्ची समालोचना में किसकी आलोचना है? संयोगिता स्वयंवर की। मैं बार बार समझा रहा हूं, गलती नहीं कर देना। प्रेमगन की पत्रिका आनंद का दमनी, इसमें संयोगता स्वयंवर की आलोचना की है। संयोगता स्वयंवर किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास की। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका कौन सी? हिंदी प्रदीप। इसमें रचना छपती है सच्ची समालोचना। और सच्ची समालोचना इस नाम से इन्होंने क्या की? आलोचना किसकी की? संयोगता स्वयंवर की। संयोगता स्वयंवर फिर किसकी है? वही लाला श्रीनिवास दास की। एकदम क्लियर है। तथा देखो, तथा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ये ध्यान रखना, गलती नहीं करना, बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। अगला देखो, तथा मैंने कहा भारतेंदु के नाटक। भारतेंदु का नाटक कौन है? नील देवी। और देखो लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु, 1882। 1882 की समीक्षा की है किसमें? किसमें? बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका कौन सी है? ध्यान से सुनो, हिंदी प्रदीप। अब इसमें 3 रचनाओं की समीक्षा है। एक तो संयोगता स्वयंवर की है, तो संयोगता स्वयंवर की जो आलोचना की है वो तो किस नाम से की है? सच्ची समालोचना नाम से। और इधर यहां सीधी आलोचना की है किस किस की? भारतेंदु के नाटक नील देवी की और लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु की। यानी लाला श्रीनिवास दास की 2 रचनाओं की समीक्षा कर डाली किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। एक तो संयोगता स्वयंवर की सच्ची समालोचना नाम से, और एक परीक्षा गुरु की सीधी समीक्षा कर दी। क्लियर है? बिल्कुल। और भारतेंदु का नाटक नील देवी की समीक्षा की है बालकृष्ण भट्ट ने। यानी 3 रचनाओं की समीक्षा कंप्लीट याद रख लेंगे। तीसरा नोट लिखा मैंने, देखो, वेरी मोस्ट, जहर बिल्कुल। तुलनात्मक समालोचना का सूत्रपात किसने किया? ऐसा सवाल सीधा ही पूछेगा आपसे कि तुलनात्मक समालोचना का सूत्रपात किसने किया, तो आपका जवाब होगा वेरी वेरी मोस्ट है, पदम सिंह शर्मा। कौन होगा? पदम सिंह शर्मा। तुलनात्मक समालोचना का सूत्रपात किसने किया? पदम सिंह शर्मा ने किया। और पदम सिंह शर्मा ने किस नाम से किया? तो देखो, बिहारी और सादी। ये देखो, सादी नहीं है अपन की, शादी नहीं है, सादी एक फारसी लेखक है। ये बिहारी और सादी की तुलना करके की है पदम सिंह शर्मा ने। तुलनात्मक आलोचना, तुलना किस किस की है? बिहारी और सादी की। सादी एक फारसी लेखक है, तो दोनों की तुलना की कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो तुलनात्मक समालोचना का सूत्रपात किसने किया? तो वो पदम सिंह शर्मा ने किया। और किस किस की तुलना की? बिहारी और सादी की। सादी एक फारसी लेखक है। इसी परंपरा में, इसी परंपरा का मतलब तुलनात्मक समालोचना। और इसी परंपरा में कौन कौन है? तो कौन कौन है? तो देखो, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने एक रचना लिखी है हिंदी नवरत्न। कब लिखी है? 1910 में। कब लिखी है? 1910 में हिंदी नवरत्न रचना लिखी। और इसमें इसमें आपके हिंदी के 9 रत्न बताए, जिसकी मैंने हिंदी नवरत्न की एक ट्रिक बताई है आपको, हिंदी के नवरत्न पढ़ाए ना, उसमें तुलसी और सूर्य देवी के बंधु है ना, केशव कबीर को चंद्र दिलाया, बताई थी। मैं बता देता हूं एक बार और, देखो ध्यान से। तुलसी और सूर्य ने, तुलसी और सूर्य ने, तुलसी और सूर्य ने तुलसी और सूर्य ने के बंधु केशव कबीर को चंद्र दिलाया। केशव कबीर को चंद्र दिलाया। तुलसी और सूर्य ने। तो देखो, एक तो आपका तुलसीदास, एक सूरदास, एक बंधु में आपके 2 बंधु है, चिंतामणि मतीराम और केशवदास कबीरदास, और चंद्र से चंद्रवरदाई हरिश्चंद्र। ठीक है ना? ये आपके, देखो ध्यान से, ये 9 रत्न थे। और ये 9 रत्नों की ट्रिक मैंने आपको हिंदी नवरत्न जब पढ़ा रखी है। मिश्र बंधु, मिश्र बंधु नाम से एक आपका क्या है वहां पर, ध्यान रखेंगे,
मिस्र बंधु नाम से आपको मैंने पढ़ा रखा है एक वीडियो पीछे, उसमें मैंने पूरे हिंदी नवरत्नों को अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो तुलसी और सूर्य ने केशव कबीर को क्या दिलाया है? चंद्र दिलाया है। और बंधु से मतलब दो भाई है यहाँ पर, चिंतामणि मतीराम। तो ध्यान से सुनेंगे। मिस्र बंधुओं ने हिंदी रत्न रचना लिखी 1910 में। इसमें बिहारी और देव, ये देखो बिहारी और सादी, इस पर तो लिखा पदम सिंह शर्मा ने। और बिहारी और देव विवाद को छेड़ दिया किसने? मिस्र बंधुओं ने। और ये दोनों की शुरुआत कर दी इन्होंने। और देव को श्रेष्ठ बताया। किसको बताया? देव को श्रेष्ठ बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात, आपसे पूछ लेगा मिस्र बंधुओं ने बिहारी को तो कहते हैं मिस्र बंधु के तो लेखक ही नहीं है। बताओ ऐसा संभव है क्या? गलत बात है। तो देखो हिंदी नवरत्न में 1910 में लिखी गई, बिहारी और देव विवाद की शुरुआत हुई और 1937 में इन्होंने पूर्ण रूप से इस विवाद की शुरुआत कर दी थी और देव को श्रेष्ठ बताया। बिहारी के बारे में कहा कि ये तो अच्छे कवि ही नहीं है, लेखक ही नहीं है। क्लियर है? तो बिहारी और देव में विवाद की शुरुआत की थी मिस्र बंधुओं ने और बिहारी और सादी में तुलना की थी किसने? पदम सिंह शर्मा ने। क्लियर है? लाला भगवान दीन, देखो लाला भगवान दीन ने एक रचना लिखी बिहारी और देव, और बिहारी और देव में से इन्होंने बिहारी को श्रेष्ठ बताया कि बिहारी अच्छे हैं। बिहारी को श्रेष्ठ बताया किसने? बताओ, लाला भगवान दीन ने। कौन सी रचना लिखकर? बिहारी और देव नाम लिख करके। और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी रचना लिख डाली, देव और बिहारी। और इन्होंने कहा कि देव श्रेष्ठ है। इन्होंने कहा क्या? देव श्रेष्ठ है। और यहीं से मिस्र बंधु ने कह दिया कि देव ही क्या है? श्रेष्ठ है। क्योंकि ये भी कौन है? मिस्र बंधु ही है। कृष्ण बिहारी मिश्र इनके रिश्तेदार है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब याद कर लेना एक एक चीज। तो मैं आपको 1 मिनट में यहां तक की चीजें रिपीट करके लाता हूं, फिर अपन चलेंगे आगे। मैंने यहाँ से पढ़ाना चालू किया। ये कोई इतना महत्वपूर्ण पाठ नहीं है। पाठ है भारतेंदु की रचना नाटक 1883 में, और ये सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, छंद प्रभाकर, मुरारी दीन की जसवंत जसोभूषण, और इधर बात करूं प्रताप नारायण सिंह की रस कुसुमाकर, लालू लाल की जो टीका है लाल चंद्रिका रचना, आपको ध्यान रखने अच्छे तरीके से। अगर प्रेमगन ने लाला श्रीनिवास दास की रचना कौन सी है? संयोगता स्वयंवर, इसकी समीक्षा की है किस पत्रिका में? आनंद कादम्बनी में। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका में सच्ची समालोचना नाम से संयोगता स्वयंवर की आलोचना की है। तथा इसी क्रम में पर देखें हम तो भारतेंदु के नाटक नील देवी की भी समीक्षा की है हिंदी प्रदीप में। और लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु की समीक्षा की है किसने? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में। तुलनात्मक समालोचना का सूत्रपात किया है पदम सिंह शर्मा ने। बिहारी और सादी पर दोनों पर तुलना करके लिखी गई रचना तो कौन ने लिखी है? पदम सिंह शर्मा ने। इसी परंपरा में तुलनात्मक समीक्षा में मिस्र बंधुओं ने लिख डाली नवरत्न 1910 में, और यहाँ देव को श्रेष्ठ बता दिया। लाला भगवान दीन ने लिख दी बिहारी और देव रचना, बिहारी को श्रेष्ठ बता दिया। और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी रचना लिख करके देव को श्रेष्ठ बता दिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको दिल से, मन से, कसम से यदि चैनल पसंद आ रहा है तो जिसने अभी ईमानदारी से, अंतरात्मा से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो कर ले। 55% लोग बिना सब्सक्राइब किए पढ़ रहे हैं यार। ऐसे क्यों कर रहे हो यार? करो सब्सक्राइब, है ना? अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने परिवार को बढ़ाओ, सभी साथी शेयर करो। अपने एक एक दो साथियों को मैंने 10,000 का वादा किया है और 10,000 हुई नहीं, मैं लाइव आया नहीं। मैंने प्रश्न वर्सन सब बना के एकदम रेडी बैठा हूँ, हथियार वथियार तैयार करके कि मैं फटाक से एक आपको पूरे साहित्य का रिवीजन करवाऊं प्रश्नों के माध्यम से, ऐसे धड़ाधड़ आनंद आ जाए। तो जल्दी से जल्दी शेयर करो, अपना वादा पूरा करो। आप करो, मैं मेरा वादा पूरा कर रहा हूँ। रोज पढ़ा रहा हूँ, फिर मैराथन लूंगा, 3-4 लूंगा लगातार। लेकिन जब तक आप एक एक लोग भी 4-4, 5-5 को शेयर कर देंगे तो 5-5 सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे तो ही हो गया काम अपना। तो फ्री 8,000 सब्सक्राइबर है, तो 8,000 आदमी अगर 5-5 को भेज देंगे तो फिर तो अपन आसमान में। तो टकाटक रूप से लाइक कर दो जिसने नहीं किया, और शेयर करना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। चकाचक कर दूंगा बिल्कुल। लेकिन ये नहीं सोचा आपकी मेरा ही भला हूं,
मैं भी तो सबका भला कर रहा हूँ, आप भी करो सबका, ईश्वर सबका भला करेगा। ये मन की भावनाएं रखो, नहीं तो कितना ही पढ़ लो, पेपर आता हो वो भी बिगड़वा देता ईश्वर अपने आप ही। तो ईश्वर से डरो बस, और से मत डरो किसी से भी, लेकिन ईश्वर से डरो, ईमानदारी से काम करो और ईमानदारी से रहो। मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी करो, करना भी चाहिए। तो समझ में आ गई बात। लाला भगवान दीन ने रचना लिखी है बिहारी और देव, बिहारी को श्रेष्ठ बताया। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी लिखी है, देव और बिहारी है ये, देव और बिहारी, ठीक है। तो इन्होंने किसको श्रेष्ठ बताया है? देव को। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों पर चर्चा करूंगा। अब इतनी तो अपन ने एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी है मजेदार वाली, ठीक है। अब बात करूंगा मैं आलोचनात्मक कृतियों पर कि कौन कौन सी रचनाएं हमको और याद रखनी है। तो और याद रखने के लिए आपको मेरे राजाओं याद क्या क्या करना, देखो ध्यान से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रचना लिखी है, और जो मैंने यहां पर 3 रचना लिखी है ना, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तीनों तीनों पूछी जाती है। और ये आलोचनात्मक कृति है कालिदास की निरंकुशता। एक रचना और पढ़ाई मैंने आपको पहले, कालिदास की लालित्य योजना। अब वो कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको आज का प्रश्न यही है, अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो आज का प्रश्न है कालिदास की लालित्य योजना किस कवि की रचना है। कालिदास की लालित्य योजना किस कवि की रचना है, पहले पढ़ा दी थी मैंने, इसलिए नाम नहीं बता रहा मैं। और कालिदास की निरंकुशता ये किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। सुकवि संकीर्तन महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। साहित्य सीकर महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है। अच्छा, आपको बता देता हूं, निबंध और आलोचनाओं में आपको मेल मिलेगा। तो निबंध भी आलोचनात्मक कृतियों में आते हैं बहुत सारे, तो आपको ध्यान रखना कहीं चक्कर में पड़ जाए, सर ये तो निबंध में पढ़ा हमने, आलोचना में पढ़ा, बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना है, ध्यान रखेंगे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की 3 रचना तो बिल्कुल जहर है, बिल्कुल जहर जिसको अपन कहते हैं वो, ठीक है, समझ गए ना आप बात। तो देखो कालिदास की 10,000 हुए और आ गया बीचों बीच मैदान में, बिल्कुल ये आपका काम है, आप कर भी सकते हो, मुझे पता है इस बात का। लेकिन कई लोग तो चाह नहीं रहे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे, मजा आ रहा है, अपन का ही नंबर आएगा। ऐसा नहीं करना है, करो सहायता करो सबकी, आप मेरी करो मैं आपकी करूंगा, एक दूसरे की सहायता से ही बनाता है ईश्वर, है ना। देखो, तो कालिदास की लालित्य योजना भी तो मेरे पर नाम बता के आया होता उनका। तो देखो ध्यान से, कालिदास की लालित्य योजना तो लिखना कमेंट बॉक्स में। और कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति, सुकवि संकीर्तन, साहित्य सीकर, तीनों की तीनों छपती है पेपर में, ध्यान रखेंगे। अगली देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, और इन्होंने किस नाम से आलोचना लिखी है? समालोचना दर्श, समालोचना दर्श, समालोचना दर्श, ध्यान रखना गलती नहीं करते, सच्ची समालोचना और पढ़ी अपन ने, और ये है समालोचना दर्श। समालोचना दर्श नाम से कृति किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। इसके अलावा आप देखेंगे एक अपन ने जगन्नाथ दास रत्नाकर की एक रचना और पढ़ी है, जो चक्कर में नहीं पड़ जाए और मारा जाएगा नहीं तो, मैंने देखो शुरू शुरू में पढ़ाई आपको, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की छंद प्रभाकर, ये तो सैद्धांतिक आलोचना है, सैद्धांतिक आलोचना छंद प्रभाकर। और ध्यान से सुने, छंद प्रभाकर के बाद में आपको बता देता हूं मैं कि ये समालोचना दर्श नाम से एक आलोचना कृति और लिखी है, छंद प्रभाकर के अलावा समालोचना दर्श, याद कर लोगे। रमाशंकर शुक्ल रसाल, रसाल नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? तो ये देखो रस ही रस आ रहा, रमा, रमा का मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी आएगी तो रस अपने आप ही आने लग जाएगा, है ना। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल, और इन्होंने लिखी है आलोचना दर्श। ओ भाई साहब बहुत तगड़ा चक्कर है, ये तो है समालोचना दर्श और ये है आलोचना दर्श। क्लियर है? हो जाएगा क्लियर एकदम फटाफट टकाटक तरीके से हो जाएगा। हरिऔध का पूरा नाम आपको मैंने पहले पूछा था, किसी ने लिखा नहीं कमेंट बॉक्स में, हरिऔध का पूरा नाम लिखो, नहीं लिखेंगे मैं बता देता हूँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध ने एक रचना लिखी रस कलश, ये आपकी आलोचनात्मक कृति, याद रखेंगे। सवाल क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा रस कलश किसकी रचना है, ये पूछेगा बस, आलोचना वालोचना नहीं पूछेगा आपसे, या किसकी आलोचनात्मक कृति है ऐसा पूछ सकता है। तो रस कलश हरिऔध की है, आलोचना दर्श रमाशंकर शुक्ल रसाल की है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर की छंद प्रभाकर, और समालोचना दर्श
क्लियर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कालिदास की निरंकुशता, सुकवि संकीर्तन, साहित्य सीकर, रट के पटक दो बिल्कुल। चलो आगे, ओके आगे चले। राम कुमार वर्मा पर आते साहब, ये आ गए आपके राम कुमार वर्मा जी, और इन्होंने देखो साहित्य समालोचना लिखा है। सच्ची समालोचना अलग है, साहित्य समालोचना अलग है, समालोचना दर्श अलग है, आलोचना दर्श अलग है। और चक्कर में नहीं पड़ जाना भाई साहब, चक्कर में पड़ जाए फटाफट से।